आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी उनके दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान लोगों ने उनके काम को याद किया। तस्वीरों में इस हुजूम के साथ लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार, उनके आखिरी दर्शन करने की ललक, एक झलक पा लेने की जिज्ञासा, ये तमाम चीजें आपको नजर आ रही होंगी जो रघुवंश प्रसाद ने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, वो आज इस हुजूम के तौर पर आपके सामने है। रघुवंश प्रसाद हमेशा, जिन्हें लोग रघुवंश बाबू के नाम से भी जानते हैं, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा, सादगी, सहजता, सौम्य स्वभाव और बड़ी बेबाकी से हर बात को सामने रखना, सत्ता पक्ष के साथ हो या फिर विपक्ष की भूमिका में, जब भी किसी बात पर उन्हें ऐतराज हुआ, जिसे उन्होंने समझा कि इसको लेकर अपनी नाराजगी कहिए, अपनी बात कहिए, इसे रखना जरूरी है, उसे उन्होंने बेझिझक रखा। और जब भी नेताओं के साथ मुखातिब हुए तो वही व्यवहार कुशलता उनकी सभी के साथ नजर आई। और यही वजह है कि उनकी स्वीकारोक्ति, उनको लेकर लोगों की स्मृतियां हर दल में, हर तबके में नजर आती है। निचले पायदान के शख्स तक उनकी सोच उनको जनमानस में एक मजबूत पैठ बनाने वाले नेता के रूप में शुमार करती है। ये तस्वीरें, ये प्यार, ये स्नेह लोगों का आज रघुवंश बाबू के लिए उमड़ता हुआ, आखिरी दर्शन के लिए ये लोगों का जुटान, और ये उनकी कमाई है, ये उनकी पूंजी है, जिसे वो हमेशा कहते रहे। चाहे किसी भी पद पर रहकर उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया हो, लेकिन रघुवंश प्रसाद की स्मृतियां सभी के जहन में हमेशा याद रहेंगी। लोकप्रिय गरीबों के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव जो है वो आया है। और वैशाली गढ़ ये जगह है जहां पे देख सकते हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। बड़ी संख्या में यहां पे जनसैलाब उमड़ा है। हर लोग चाहता है कि अपने लोकप्रिय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम दर्शन करे, और यही वजह है कि क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी जो है वो इस अंतिम यात्रा में जो है शव यात्रा रघुवंश बाबू का, उसमें शामिल होने, शरीक होने यहाँ आया है। और सभी जो है नम आंखों से अपने रघुवंश बाबू को, जो इनके लिए ही जीते थे, जिया करते थे, कहा जाता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पूरी उम्र जो है वो गरीबों के लिए समर्पित की। जो लोग हैं उनके कैसे सुविधाएं मिली, इसको लेकर के उन्होंने राजनीति करने का काम किया। मनरेगा जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि रघुवंश प्रसाद जो है वो चाहते थे, रघुवंश सिंह चाहते थे कि गरीब गुरबे जो है उनके हाथ में भी रोजगार हो, वो एक रोटी के लिए मोहताज न हो। और इसी वजह से उन्होंने मनरेगा जैसे योजना लाने का काम किया। और अब जब उनका यहाँ पे देहांत हो चुका है तो देखिए उनको अंतिम दर्शन करने के लिए कैसे लोग जो है यहाँ पे उमड़े हैं। सभी जो है वो चाहते हैं कि अपने लोकप्रिय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम दर्शन करें। ये तो हमको मन में विचार ही नहीं था कि इतना जल्दी जा पाएंगे। कुछ दिन पहले तो एम्स में गए थे, तो ये तो हम लोग का अनुमान नहीं था कि ये नौबत आएगी, लेकिन अब भगवान की कृपा था जो ये लोग दिन हमको देखना पड़ रहा है। इस धरती का अंतिम ओरिजिनल गांधी आज चले गए। देश में फिर ऐसे ईमानदार, समाजवादी और बेबाक बात करने वाले ऐसे गांधी अब नहीं रहे। ये देख सकते हैं कि ये पूरा गांव जो है ये उमड़ा है। यहाँ महिलाओं की भीड़ देखिए, किस तरह से महिलाएं जो है अपने घर के कामकाज को छोड़ करके यहाँ आई हैं। जो कहा जा रहा है कि जैसे ही इस गांव के लोगों को जानकारी मिली कि मैं जो रघुवंश बाबू नहीं रहे, इस गांव की अगर बात कर ली जाए, आसपास के गांव की जो है वो चूल्हा तब से नहीं जला जब ये समाचार इस गांव में आया, ये खबर इस गांव में आई। तमाम जो लोग हैं वो अपने नम आँखों से रघुवंश प्रसाद सिंह को आखिरी विदाई देने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं, श्रद्धा सुमन इन्होंने अर्पित किया है। और कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के जो समर्पण है, जो रघुवंश प्रसाद सिंह इन लोगों के लिए समर्पित थे, आज वो समर्पण रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए यहाँ ये आखिरी शव यात्रा में सामने निकल कर आई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, वैशाली। तो बिहार सरकार के 2 मंत्री नीरज कुमार सिंह और जय कुमार सिंह महनार में रघुवंश प्रसाद सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए पटना से रवाना हो चुके हैं। पटना से रवाना होने से पहले नीरज कुमार और जय कुमार सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को याद करते हुए कहा कि वो नई पीढ़ी को सच और बेबाक बोलने की जिम्मेवारी सौंप कर गए हैं।
संवाददाता आनंद अमृतराज ने दोनों मंत्रियों से बात की। रघुवंश सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके लिए तमाम पार्टियों में सम्मान दिख रहा है। बिहार सरकार के 2 मंत्री जय कुमार सिंह और नीरज कुमार उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जय कुमार जी, ये कितना भावुक पल है, और जब ये खबर को आप लोगों ने सुना तो उस वक्त क्या आपका रिएक्शन था, और अब आप उनके अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, इस पर क्या बोलें? देखिए, हम सभी स्तब्ध रह गए। पूरी राजनीतिक गलियारों में शून्यता सी आ गई, और समाजवाद धारा का एक बड़ा चेहरा, जिसके जाने के बाद समाजवाद धारा भी एक शून्य सा दिखने लगा है। ऐसे में कल उनकी शव आया, सभी लोग हम लोग माल्यार्पण किए, और बहुत वो भावुक पल दिखा। कल रघुवंश बाबू की कुछ यादें भी जेहन में थी, उसको भी हम लोगों ने याद किया। आज उनकी क्रिमिनेशन हो रही है, और हम सभी, हमारे माननीय मंत्री नीरज जी और हम लोगों ने कल ही फैसला किया कि हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति मिले थे जिसको स्वच्छ राजनीति और बेबाकी से बोलने वाले का यदि इस राजनीति में होगा तो उसकी प्रेरणा का स्रोत सिर्फ और सिर्फ रघुवंश बाबू हो सकते हैं। बिल्कुल। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार भी है। नीरज जी, आप लोग जा रहे हैं तो मंत्री के तौर पे जा रहे हैं कि नीरज कुमार के तौर पे जा रहे हैं, या फिर रघुवंश सिंह के जो आदर्श हैं उस आदर्श की वजह से जा रहे हैं? कि दिवंगत रघुवंश बाबू के चरणों में शीश झुकाने जा रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिवंगत रघुवंश बाबू की राजनीति, जो सामाजिक जीवन था, वह धन बल और बाहुबल की राजनीति के खिलाफ था। तो ये बिरला व्यक्तित्व, तो राजनीतिक संदर्भ इसके महत्वपूर्ण यह है कि जो नई पीढ़ी पर उन्होंने जिम्मेवारी सौंप कर गए हैं कि सच बोलना, बेबाक रहना, धन बल और बाहुबल की राजनीति पर वैचारिक प्रहार करते रहना, ये जो जिम्मेवारी दी गई, तो हम सब लोग आज उनके चरणों में शीश झुका कर करके अपने आप को इस की पात्रता सिद्ध करने का प्रयास आवाम करे। इस दिशा में हम लोग आज संकल्प लेने का एक महत्वपूर्ण क्षण होगा वह। तो देखिए, बिहार सरकार के 2 मंत्री सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार और साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जय कुमार सिंह रघुवंश सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा, इसमें मुख्यमंत्री का साजिश है। तो रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह की लिखी गई चिट्ठी पर सियासत लेकिन बेहद तेज हो रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि अंतिम वक्त में उनसे जबरदस्ती किसी ने चिट्ठी लिखवाई है। रघुवंश बाबू को मैं जानता हूं 30 सालों से, 40 साल से ज़्यादा से, और वो साधु संत प्रकृति के आदमी थे, और जहाँ थे वहाँ मजबूती से थे। कई बार बात होती थी। इधर 1 सप्ताह पहले मैं एम्स गया था और लंबी चर्चा हुई थी, उसमें भी वो नीतीश जी की बुराई कर रहे थे, मोदी सरकार की बुराई कर रहे थे, और लालू जी की तरफदारी कर रहे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं, और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाया गया है। तो सियासत का ये भी एक चरित्र है कि आज ये साबित करना पड़ रहा है कि रघुवंश बाबू जो हैं वो आरजेडी के कितने करीब थे और सत्ता पक्ष को लेकर उनके अंदर कितनी नाराजगी थी। चिट्ठी पर सबसे पहले सवाल आरजेडी ने उठाया। आरजेडी ने कहा कि यह संभव ही नहीं कि कोई इतनी बीमार अवस्था में पत्र लिख सकता हो। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि रघुवंश बाबू के पत्रों के पीछे नीतीश कुमार की साजिश है। ये सब जांच का विषय है, और ये आप भी जानते हैं कि जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा, और कहीं न कहीं इसमें मुख्यमंत्री का साजिश है। इधर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एनडीए को रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर सियासत नहीं करने की सलाह दी है और कहा है कि रघुवंश और लालू के रिश्ते विवादों से परे रहे हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? इंसान हैं या नहीं है, या इंसान के बीच में कुछ और है? लालू जी का खत पढ़ लें, उनके खत के जवाब में समझ में आ जाएगा कि इस रिश्ते की बुनियाद सीमेंट बालू से नहीं है, गाड़े से नहीं है, खून पसीने से रिश्ते की बुनियाद है। कमाल के लोग हैं ना।
मैं तो इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं वो किसी दुखद मृत्यु का उनके अंदर वो मानवीय संवेदना ही नहीं है कि आदर कर पाए। तो चिट्ठी पर आरजेडी की सियासत पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार का कहना है कि उनकी चिट्ठी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। और उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणी लज्जा नहीं लगता है। जब तक जीवित थे उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो लालू जी ने जो पत्र लिखा, तो लालू जी के ज्ञान को भी चुनौती दो, हिम्मत है तो। रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर आरजेडी के सवाल उठाने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि जीते जी आरजेडी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को सम्मान नहीं दिया, अब निधन के बाद भी टिप्पणी करने वाले बर्बाद हो जाएंगे। सादगी और उच्च विचार के प्रतीक थे, उनको एक लोटा पानी समुद्र में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसे घटिया लोग हैं जो विद्वान व्यक्तियों का सम्मान कभी नहीं कर सकते। ये जाहिलों की जमात है, अनपढ़ों की जमात है आरजेडी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंच चुकी है और अगले 2 दिनों तक बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की जाएगी। ये तैयारियां किस तरीके से हैं उसका जायजा लिया जाएगा। आज शाम सभी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे पर जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रवि एस नारायण। विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंच गई है। यहां से अभी वो टीम निकल करके मुजफ्फरपुर जाएगी और मुजफ्फरपुर से वहां 11 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक करेगी और चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां की गई है, सारी बातों को समीक्षा की जाएगी। कहां कमियां रह गई हैं उसे भी निर्देशित करेगी। वहां से टीम लौट करके दोपहर में पटना पहुंचेगी और पटना पहुंच करके पटना जिला समेत 7 जिलों के जो डीएम और अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद आपको बताऊं कि बिहार भर के जो 9 प्रमंडल हैं, प्रमंडल के आयुक्तों के साथ भी ये टीम जो है बैठ करके समीक्षा करेगी, चुनाव की तैयारियों को लेकर के निर्देशित करेगी। उसके बाद कल जो बाकी बचे जिले हैं उनके साथ यहाँ पे बैठक करने के बाद कल शाम मुख्य जो सचिव है बिहार के और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके और चुनाव की कैसी तैयारियां हैं, किन किन बिंदुओं पर कमी रह गई है, सारी बातों को जांच परखेगी और कल शाम को वहां वापस जाएगी। माना जा रहा है कि ये टीम का सबसे बड़ी समीक्षा बैठक होगी और इस समीक्षा के रिपोर्ट के बाद ही चुनाव आयोग है कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम जो है वो पहुंची हुई है पटना। चुनाव आयोग की ये टीम दोपहर 2:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक शुरू करेगी और चुनावी तैयारियों पर जायजा लेगी। बता दें कि बिहार में इस साल 29 नवंबर के पहले विधानसभा चुनाव को संपन्न करा लेना है। कोरोना के बीच बिहार में देश का पहला चुनाव होगा। यही वजह है कि चुनाव के पहले आयोग की टीम अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहती है। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। खगड़िया के बलुआही बस स्टैंड के पास तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। यहां काफी दिनों से बाढ़ का पानी जमा हुआ है जो खतरे को बुलावा दे रहा है। जमा पानी के बदबू की वजह से लोगों का आसपास रहना तक दूभर हो गया है। लोगों का ये शिकायत है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई यहां से इस परेशानी से उन्हें मुक्ति दिलाने वाला नजर नहीं आता।
महक रहा है पानी, न रास्ता है न पैरा है, ये सब जल कुंभ में है, इधर गड्ढा है, शौचालय है, शौचालय का पानी सब यही में आता है भैंस का। बीमारी आ जाएगा, अभी जैसे बीमारी फैल रहा है उसी तरह कहीं फैल जाए तो फिर पूरा मोहल्ला खराब एक आदमी से फैल जाएगा। पानी मिलता है कहाँ, सरकारी पानी कोई शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, चापाकल डूबा हुआ है और जो उगा है थोड़ा बहुत वही पी रहे हैं। और चलिए अब आपको गोपालगंज में बाढ़ से तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए बाढ़, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मझरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा देखते ही देखते पानी में विलीन हो गया। पहले टॉयलेट की दीवार दरकी और फिर टॉयलेट की टैंक के साथ ही टॉयलेट गिरकर पानी में समा गया। स्कूल भवन पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। मझरिया गांव में गंडक कहर बरपा रहा है। यहां पिछले कई दिनों से कटाव यूं ही जारी है। बिल्डिंगों से बाद में दूर हो जाएगा। तो देखिए पहले ये धीरे से दरकता है और उसके बाद पानी में समा गया। तो स्कूल का एक हिस्सा पानी में समा चुका है। अब पूरी तरह से कुछ वक्त में ये स्कूल भी पानी में विलीन हो जाएगा और कटाव की वजह से कई एकड़ भूमि जो है वो अब नदी में समा चुकी है। बिल्डिंगों से बाद में कोरोना संकट के बीच आज से ट्रकों की बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई है। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ट्रक मालिकों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी तमाम सेवाएं बाधित रहेंगी, यानी कि दूध, दवा, बस, एम्बुलेंस और कैश वैन को नहीं रोका जाएगा। इस हड़ताल का उस पर असर कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा फल, सब्जी और खाद्य सामग्रियों की आवाजाही इससे प्रभावित जरूर हो जाएगी। ट्रक चालकों का यह कहना है कि कोरोना के चलते उनका व्यापार चौपट हो चुका है, लिहाजा आने वाले कुछ वक्त तक रोड टैक्स को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए, ये उनकी मांग है। साथ ही साथ फिटनेस, परमिट, बीमा और लाइसेंस समेत अन्य कागजातों की वैधता की जो सीमा है उसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी जाए। ट्रक मालिकों ने बिहार सरकार से डीजल पर स्टेट टैक्स को वापस लेने की भी मांग की है। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ओर से जबरदस्ती किश्त वसूली पर भी रोक लगाई जाए। तो अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर के अब परेशानी इस वजह से कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम चीजों पर इसका असर पड़ना लाजमी है। कोरोना संकट के बीच आज से ट्रकों की बेमियादी हड़ताल की शुरुआत भी हो गई है। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया हुआ है और इसीलिए उनका यह कहना है लगातार कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक तो यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। और बिहार के 2 जिलों में अपराधियों की करतूत से दहशत का आलम है। आपके सामने तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति का अंदाजा आप सहज रूप से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर जिसे हम दिखाने आपको जा रहे हैं वो तस्वीर है सिवान से। सिवान की इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि कैसे बेखौफ अपराधी जो हैं वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। देर रात की ये तस्वीर है जब घर लौट रहे 2 लोगों पर चाकू से बुरी तरह से हमला कर दिया गया। इस हमले में एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है और उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। दूसरी तस्वीर बाढ़ से है जहां 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग होती है और मौके पर एक शख्स की जान चली गई। अगली खबर गया से, जहां पर एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहे एक साइकिल सवार को ग्रामीणों ने दबोच लिया। पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने इस साइकिल सवार को जमकर पीटा और उसके बाद इसे डोभी थाना पुलिस के हवाले किया गया। तस्वीरें आपके सामने, ये वो शख्स जो बच्चे के गले से लॉकेट छीनकर भाग रहा था। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसे पकड़ा और उसके बाद जमकर इसकी पिटाई भी की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
खबर अररिया से, जहां एक युवक को स्थानीय लोगों ने खूंटे से बांधकर जमकर पीटा है। घटना रानीगंज के परसा हाट की बताई जा रही है। युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि युवक एक लड़की से प्यार करता था और हाल ही में वो लड़की को भगा कर ले गया था। लड़का जब पकड़ाया तो उसे लोगों ने जमकर पीटा। और हैरानी की बात ये कि जिस दौरान युवक को पीटा जा रहा था उस वक्त पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने आरोपी लड़के को भीड़ के चंगुल से क्यों नहीं बचाया? लोगों को अपने हाथ में कानून क्यों लेने दिया गया? पुलिस जब वहां पर मौजूद थी तो इन लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? झारखंड आवास और भूखंड आवंटन योजना 2011 के तहत राजधानी रांची में हुए आवंटन रद्द किए जाएंगे। इस पर कुछ दिनों से फैसला इस पर आ जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सभी पक्षों से राय लेने के बाद बोर्ड ने कार्रवाई के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया है। इस पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आपको ये बताते चले कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने साल 2011 में लॉटरी के जरिए जिन संपत्तियों का आवंटन किया था उसे रद्द करने या फिर आवंटियों को मालिकाना हक देने पर पिछले 9 साल से विचार चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आवंटियों की राय लेने के बाद नियमानुसार फैसला लेने को कहा था। राय शुमारी की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो गई थी, लेकिन बोर्ड ने अपना रुख साफ नहीं किया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बोर्ड ने सरकार को अपनी फाइल बढ़ा दी है और सरकार इस पर बहुत जल्द फैसला लेगी। हम लोग जो है 2009 से जो है अभी तक मैंने कभी बोर्ड का कभी अफसर का चक्कर लगा रहे हैं, तो यही आश्वासन मिलते रहा है अभी तक कि हो रहा है काम, आप लोग का प्रोसेस में है, हो रहा है अभी तक मैंने फिर आज न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि रद्द किया जाएगा। तो हम लोग तो घर द्वार माने बेच बाज करके किसी तरह से कर्जा पैसा कर करके इतना पैसा जमा किए, यही सियाने के चक्कर में जो है आज तक रेंट में हमारे फिर चल रहे हैं। सभी जगह का मिल चुका है, सिर्फ रांची वाले को ही रोका गया है। अब वो लोग का क्या इससे मंशा है अब तो कहना मुश्किल है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आवंटन क्यों रद्द होगा, आखिर आवंटन में क्या गड़बड़ी हुई। आवंटन रद्द करने का समर्थन करने वालों का यह कहना है कि नियमानुसार लॉटरी बोर्ड से संबंधित कोई भी अधिकारी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है। स्पष्ट नियम के बावजूद कई अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से अपने सगे संबंधियों के नाम से लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और आवंटन करा लिया। मामला सामने आते ही कई आवंटी कोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें कि साल 2011 में बोर्ड ने लॉटरी के जरिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीपुर और हजारीबाग में जमीन और फ्लैट का आवंटन किया था। रांची को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर फ्लैट और जमीन पर मालिकाना हक लोगों को मिल चुका है, जबकि रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवंटित 209 संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस बीच 23 लोगों को उनकी संपत्ति पर दाखिल कब्जा भी दे दिया गया। आवंटी लगातार 9 सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका यह कहना था कि संपत्ति को खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लाखों रुपए कर्ज लिए हुए हैं। उस वक्त 209 आवंटियों से बोर्ड को करीब 16 करोड़ रुपए मिले थे। लिहाजा झारखंड आवास और भूमि आवंटन संघर्ष समिति ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी है। आवास बोर्ड झारखंड के जो भी आवंटन हुए थे, जमीन, फ्लैट वगैरह वगैरह, उसके रद्द करने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से यदि देखिएगा तो मैं इसका विरोधी हूँ। यदि गलत तरीके से आवंटन हुआ था तो निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए। पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में लगातार नियम और परिनियमों को ताक पर रख करके निहित स्वार्थ के लिए गड़बड़ियां की गई हैं और उसी गड़बड़ियों को जांच कर महागठबंधन सरकार में तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। और ये निर्णय जो हुआ है, अभी कोई रद्द करने का मामला नहीं आया है, लेकिन हाँ, अगर गड़बड़ियां हुई है तो निश्चित रूप से विभाग उसको दुरुस्त करेगा। तो अवैध कब्जे पर विरोध की ये सियासत की तस्वीरें हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जिन लोगों के पैसे लगे हैं, जिनका लंबा इंतजार है, जिन्होंने इसे लेकर संघर्ष किया है, उसे लेकर के साफ गोई नजर नहीं आती।
बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद मृतक करार दिए गए सर्वेश्वर महतो को सरकारी फाइलों में जिंदा होने का प्रमाण पत्र अधिकारियों ने गांव जाकर खुद दिया है। साथ ही उनका रुका हुआ पेंशन भी अब उन्हें इस महीने से मिलने लगेगा। सरकारी फाइलों में सर्वेश्वर के जिंदा होने की अब उन्हें 5 माह से बंद सरकारी योजनाओं का लाभ भी हासिल होने लगेगा। दरअसल बोकारो के जरीडीह प्रखंड के बारीडीह गांव के सर्वेश्वर की बेबसी की कहानी न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई और बताया कि किस तरह से सर्वेश्वर महतो अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए साइकिल से प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। न्यूज 18 की पहल के बाद डीडीसी ने वीडियो को कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद जरीडीह बीडीओ ने खुद गांव जाकर सर्वेश्वर महतो को जिंदा होने का प्रमाण पत्र दिया।